फ्यूचर पॉइंट जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इससे जस्ट पहले के वीडियो में मैंने बताया था कि कम से कम समय में ज़्यादा स्कोरिंग कैसे करें, कम समय में ज़्यादा नंबर कैसे लाएं, और मैंने उस वीडियो में कहा था कि मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो का मतलब आप जरूर देखें। उस वीडियो को देखने से कम आपके 50-60 नंबर, 40-50 नंबर क्लियर हो जाएंगे। तो हाजिर हूँ मैं इस वीडियो के साथ। देखो, सबसे पहले मैंने कहा था कि जो 6 नंबर का, सबसे पहले मैंने ये कहा कि 6 अंक का जो क्वेश्चन आता है वो आता है प्रश्नावली नंबर 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। वहां से आपका एक 6 अंक का फिक्स क्वेश्चन होता है जो अपने राजस्थान बोर्ड के पेपर में 30वां क्वेश्चन होता है। तो उस 30वें क्वेश्चन में आपको या तो पूछ लेंगे माध्य या फिर माध्यक, दोनों साथ में, या तो समांतर माध्य या माध्यक उसका क्वेश्चन, या फिर समांतर माध्य या बहुलक। इनसे 6 नंबर का फिक्स क्वेश्चन है, हर साल राजस्थान बोर्ड के पेपर में आता है। सबसे लास्ट क्वेश्चन और 6 नंबर का क्वेश्चन। तो मैं आपको बता रहा हूं कि उस क्वेश्चन को करना कैसे है। मैं आपको समांतर माध्य बता दूंगा कि समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता दूंगा बहुलक कैसे निकालते हैं, और मैं आपको बता दूंगा माध्य का कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले जो अपना क्वेश्चन है वो है वर्ग 10 से 15 उसकी बारंबारता, एफ का मतलब बारंबारता फ्रीक्वेंसी। जो वर्ग 10 से 25 है उसकी फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 6। जो 25 से 40 है उसकी फ्रीक्वेंसी है 20। 40 से 55 है उसकी फ्रीक्वेंसी है 44। 50 से 76 की 26। 70 से 85 की 3 और 85 से 100 की 1। आपको ज्ञात करना बहुलक कि इस बंटन का बहुलक क्या होगा, निम्न बंटन का बहुलक क्या होगा, यह आपको क्वेश्चन ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन है आपका, आपको x दिया हुआ, f दिया हुआ है, ये दिया हुआ, आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो मैंने पहले कहा था कि या तो क्वेश्चन आएगा समांतर माध्य या बहुलक। आपको समांतर माध्य भी ज्ञात करना होगा, बहुलक भी ज्ञात करना, या क्वेश्चन आएगा समांतर माध्य या माध्य का से। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं समांतर माध्य क्या होता है। देखो, समांतर माध्य का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आप समांतर माध्य का फॉर्मूला देखो। समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। सिग्मा का मतलब होता है योग, इस सिग्मा का मतलब होता है योग। तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो देखो सबसे पहले सिग्मा fx बट्टा सिग्मा एक सारणी बनाओ। यहां लिख दिया मैंने x, यहां लिख दिया मैंने f। देखो फॉर्मूले के अंतर्गत क्या आ रहा है, सिग्मा fx क्या आ रहा है, सिग्मा fx। इसका मतलब क्या, f और x दोनों मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब क्या हुआ, x और f आपका दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो देखो सबसे पहले x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6। f की वैल्यू क्या है मेरे पास, 2 5 6 4 2 2, ये वैल्यू होगी f की, x की वैल्यू, f की वैल्यू। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है अपना, फॉर्मूला ये कह रहा है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे यहां से fx चाहिए। fx का मतलब क्या हुआ, f और x दोनों मल्टीप्लाई में है। fx का मतलब क्या हुआ, f और x दोनों मल्टीप्लाई में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे f और x को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये रहा x, ये रहा f, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो यहाँ पर लिखना है। तो देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 18। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12। x था अपने पास, f था, fx हमने निकाल दिया। कैसे, f और x दोनों को आपस में क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आ गया fx। अब मुझे निकालना है सिग्मा। सिग्मा का मतलब मैंने पहले कहा था कि सिग्मा का मतलब होता है योग। आपको क्या करना, जो फॉर्मूला है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f, तो आपको क्या करना, सबसे पहले fx की जोड़ करनी है टोटल। सिग्मा का मतलब होगा योग, और इस fx का योग, इस पूरे fx का योग कितना होगा वो अपने को निकालना है। कितना हो जाएगा, देखो fx में 2 2 और 8 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, असल का 1 1 और 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा सिग्मा जो fx है वो हो गया 68। अब मैं फॉर्मूला में क्या है, सिग्मा f, इसका मतलब क्या करना है, मुझे f की भी टोटलिंग करनी है, मतलब f का भी योग करना है। f का योग करूंगा तो 2 2 और 5 7, 7 और 6 13, 13 और 4 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21। कितना आ गया, 21। अब हमारा समांतर माध्य क्या था, समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा fx बट्टा
सिग्मा एफ। समांतर माध्य एक्स बार बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। हमारा सिग्मा एफ एक्स, जो एफ एक्स की टोटलिंग आई वो क्या आई थी 68 बट्टा सिग्मा एफ, एफ की जो टोटलिंग, एफ का जो योग था वो कितना आया था 21। इसका मतलब क्या हुआ 68 को 21 से क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब 68 में 21 का भाग देना है। क्या आएगा देखो 3 पॉइंट क्या आ रहा है 3.2 कितना आ रहा है 3.2। अगर मैं 68 को 21 से डिवाइड करूंगा तो लगभग हमारा आ रहा है 3.2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो समांतर माध्य होगा वो लगभग कितना होगा 3.2 होगा। ये तो था हमारा समांतर माध्य। अब मैं बात करूं बहुलक की। अब देखो बहुलक क्या होता है। अब मैं बात करूं बहुलक की तो कैसे निकालते हैं बहुलक का। सबसे पहले तो आपको बहुलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए, बहुलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। बहुलक का जो फॉर्मूला, बहुलक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला रहेगा हमारे पास वो रहेगा L प्लस, बता दूंगा L क्या है सब। देखो फॉर्मूला रहेगा L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। देखो देखने में बहुत हार्ड लग रहा है लेकिन मैं आपको बिल्कुल सी एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको फॉर्मूला आसानी से याद रह जाएगा। देखो ट्रिक क्या रहेगी कि अपना L प्लस तो फिक्स रहेगा, L प्लस तो इसको आपको ऐसे ही रखना है। आप क्या कर दो 10 बट्टा 102 इंटू H। अब 10 बट्टा 102 क्या देखो L प्लस, याद रखने की ट्रिक है L प्लस 10 बट्टा 102 इंटू H। 10 का मतलब क्या हो देखो F1 0, F1 0 ये हो गया 10, 102 ये हो गया 102। याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी 10 बट्टा 102 मतलब F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 F0 F2 10 बट्टा 102। अब देखो L है क्या, मेरे पास L क्या है, L है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L क्या मेरे पास बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अभी बता देंगे निम्न सीमा क्या होती है। दो सीमा होती है देखो, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा। जैसे मान लो मेरे पास एक वर्ग है, ये वर्ग है 10 से 25। इस 10 से 25 वर्ग में 10 जो है ये तो है निम्न सीमा और जो 25 है वो है हमारी ऊपरी सीमा। ये तो हो गई निम्न सीमा, ये हो गई ऊपरी सीमा। लेकिन ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा अपन अभी सेलेक्ट करेंगे कि बहुलक वर्ग कौन सा है, उसकी निम्न सीमा होगी L। अब दूसरा मेरे पास F1 खुद सबसे जो अधिक बारंबारता है इस वर्ग अंतराल, इस क्वेश्चन के अंतर्गत जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उसकी जो बारंबारता होगी वो होगी F1 से पहले वाली F1 F0 क्या होगी F1 से जस्ट पहले वाली, F1 से जस्ट पहले पूर्व पहले वाली क्या होगी F0। F2 क्या होगा, F2 क्या होगी F1 से ठीक बाद वाली बारंबारता, F1 से ठीक बाद वाली बारंबारता। वैसे ही देखो तो ये रहा, मान लो 1 है। अब 1 से पहले क्या आता है 0, तो ये तो हो जाएगा F0। अब F1 से जस्ट पहले वाला क्या हो जाएगा F0 और 1 के बाद क्या आता है 2, तो 1 के बाद क्या हो जाएगी 2। तो जो बहुलक वर्ग होगा उसकी बारंबारता F1 हो जाएगी, उससे ठीक पहले वाली F0 और उससे ठीक बाद वाली क्या हो जाएगी F2 हो जाएगी। F1 की बात होगी, F0 की बात होगी, F2 की बात होगी। बात करूं मैं H की, H होता है बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल, मतलब जो अपने वर्ग दिया हुआ है उसके बीच में डिफरेंस कितना है, अंतराल कितना है। आपको एग्जाम में पूरा कंप्लीट लिखना है, ये ओनली फॉर मैंने समझाया है। अब देखो ये तो फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन की बात करूं मैं तो देखो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है 6, 20, 44, 26, 3, 1। सबसे अधिक बारंबारता किसकी है मेरे पास 44, ये सबसे अधिक बारंबारता है। तो इसका मतलब ये अपना क्या हो गया बहुलक वर्ग हो गया। ये अपने पास क्या हो गया बहुलक वर्ग हो गया क्योंकि इसमें सबसे अधिक बारंबारता है 44। तो अपना बहुलक वर्ग जो हमारा सेलेक्ट हुआ, जो वर्ग अंतराल 40 से 55। और L क्या होता है मैंने पहले कहा था बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग सेलेक्ट कौन सा हुआ 40 से 55। इसका मतलब इसकी L की वैल्यू बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 40, L का मान हो गया 40। अब मैंने पहले कहा था कि जो भी सिलेक्ट करूंगा मैं वर्ग उसकी बारंबारता हो जाएगी F1, उसकी बारंबारता कितनी हो जाएगी F1। अब 1 से पहले क्या आता है 0, ये हो जाएगा F0। 1 के बाद क्या आता है 2, ये हो जाएगा F2। F1 F0 F2। तो इसका मतलब क्या हुआ F0 की वैल्यू क्या है मेरे पास 20, F1 की वैल्यू क्या है मेरे पास 44 और F2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 26।
एच होता है वर्ग अंतराल, मतलब डिफरेंट कितना है। देखो जैसे मैं बात करूं 10 से 25 की, तो 10 से 25 के बीच डिफरेंट क्या है, उसको डिफरेंट को निकालने के लिए अब बताओ 10 से 25 के बीच में अंतर कितना है, 15 का। अगर मैं 25 में से 10 माइनस कर दूं तो क्या बचता है, 15। तो इसका मतलब एच की जो वैल्यू वर्ग अंतराल अपना क्या हो गया, 15। अब रखो फॉर्मूले में मान, तो फॉर्मूला क्या कह रहा है, बहुलक बराबर क्या होता फॉर्मूला, एल प्लस 10 मतलब F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो अब देखो हमारा एल कितना है 40 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 44 माइनस F0 की वैल्यू क्या हमारे पास 20 बट्टा 2 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 44 माइनस F0 की वैल्यू क्या है 20 माइनस F2 की वैल्यू क्या है 26 इंटू एच वर्ग अंतराल की वैल्यू कितनी है 15। देखो करो सॉल्व, कितना आ जाएगा 40 प्लस 44 में से 20 माइनस करो, देखो 4 में से 0 माइनस किया 4 में से 2 माइनस किया 2, इसका मतलब 44 में से 20 घटाऊंगा तो 24 बट्टा 44 को 2 से मल्टीप्लाई करना, देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 माइनस, मैंने क्या कहा दो माइनस की संख्या है आपस में जुड़ेगी, दोनों आपको आपस में जोड़ दो, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस का। तो 20 और 26 कितना हो जाएगा 46 इंटू 15। करो सॉल्व, कितना आ जाएगा देखो 40 प्लस 24 बट्टा, अब देखो 8 में से 6 गया कितना आ गया 2, 8 में से 6 घटा गया 2, 8 में से 4 घटा दो कितना आ जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा अपना 15। अब देखो ये अंश में ये हर में आपस में कर सकता है, ये 2 के पार्ट से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट 12, ये 2 के पार्ट से कैंसिल आउट हो जाएगा 21। अब देखो 12 में भी 3 का भाग जा रहा है, 21 में भी 3 का भाग जा रहा है, तो ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 4 बार, और ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 7 बार, और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। तो आया क्या मेरे पास 40 प्लस 4 इंटू 15 बट्टा 7, 40 प्लस, अब देखो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा 60/7, 40 प्लस, देखो मुझे 60 को डिवाइड करना 7 से, तो कितनी देखो 7 का पारा 8 बार 56, पीछे बच गया 4 नंबर आगे 8.5, लगभग कितना आ जाएगा 8.5। अगर मैं 60 को 7 से डिवाइड करूंगा तो अपनी जो लगभग वैल्यू आएगी वो आएगी 8.5, तो कितना हो जाएगा 40 और 8.5 48.5। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो माध्य है इसका जो बहुलक है वो कितना आ जाएगा 48.5, मतलब इस बंटन का जो हमारे पास बहुलक आ जाएगा 48.5। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे माध्यका का, समांतर माध्य और माध्यका आ सकता है, तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा माध्यका का। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या कहा था कि क्वेश्चन 6 नंबर का, पहले ही कहा था मैंने कि तीसरा क्वेश्चन होगा 6 नंबर का, या तो पूछेगा समांतर माध्य बहुलक या पूछेगा समांतर माध्य माध्यका। तो हमने समांतर माध्य और बहुलक का तो क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हमारी बात होगी समांतर माध्य और माध्यका की। माध्यक ज्ञात कीजिए, निम्न बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए या माध्यका ज्ञात कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन समांतर माध्य के साथ या तो बहुलक आएगा या माध्यक आएगा। समांतर माध्य हमने पढ़ लिया, समांतर माध्य x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब होता है योग, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ फॉर्मूले से। दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था बहुलक, क्या कहा था एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अब मैं बात करूं माध्यका की, देखो क्या होता है, सबसे पहले तो माध्यका का फॉर्मूला लिखो, सबसे पहले तो आपको माध्यका का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो अगर आपको फॉर्मूला ही पता नहीं तो क्वेश्चन नहीं होगा, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। माध्यका का फॉर्मूला होता है एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी बट्टा एफ इंटू एच। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला कहता है कि माध्यका बराबर एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी बट्टा एफ इंटू एच, ये होता है सब माध्यका का फॉर्मूला। अब आपको ये देखना है कि एल क्या होता है, एन क्या होता है, सी क्या होता है, एफ क्या होता है, एच क्या होता है। देखो एल तो वही अपना जो अपन जो वर्ग अंतराल सेलेक्ट करेंगे उसकी निम्न सीमा, वही बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो हमने क्या बताया था बहुलक में, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा।
दूसरा जो अपने पास n होगा, अपन क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे CF, जिसको बोलते हैं संचय बारंबारता। ठीक, निकालेंगे अपन इसमें CF, उसको बोलते हैं अपन संचय बारंबारता, मतलब बारंबारता का संचय आपस में, बारंबारता को आपस में जोड़ना, बारंबारता के आपस में जोड़, बारंबारता को संचय करना, CF का मतलब। तो इसका मतलब एक होगा CF की जो टोटल होगी ना, CF उसकी जो कुल योग होगा ना, योग CF की योग, वो अपने पास क्या होगी, n होगी। तो CF है, उसको जोड़ेंगे आप, तो जोड़ने के बाद में CF की जो n टोटल आती है वो होगी मेरी n के बराबर। उसके बाद C, जो हमारा बहुलक होगा, CF के अंतर्गत उसके जस्ट पहले वाली बारंबारता, उसके पूर्व की क्या हो जाएगी, संचय बारंबारता। जो अपन बारंबारता सेलेक्ट करेंगे उसके पूर्व की संचय बारंबारता अभी बता देंगे सब। और H अपना क्या हो जाएगा, वही वर्ग अंतराल, H हो जाएगा वर्ग अंतराल। अब देखो इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इसी के मैं एक सारणी बनाता हूं, देखो इसी में एक सारणी बना के मैं बताता हूं आपको। देखो सबसे पहले इसी क्वेश्चन की बात करो तो देखो सबसे पहले तो अपना वर्ग क्या है, अपना वर्ग हो जाएगा 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85, 85 से 100, ये हो गया वर्ग। FI फ्रीक्वेंसी, बारंबारता कितनी है, जब देखो वर्ग अंतराल 10 से 25 है तो बारंबारता 6, 20, 44, 26, 3, 1, यह बारंबार। अभी मैंने बताया था CF, जिसका मतलब होता है संचय बारंबारता, तो अपने को निकालना संचय बारंबारता क्या होगी। देखो संचय बारंबारता CF, संचय बारंबारता CF क्या होगी, देखो संचय बारंबारता CF निकालो। बारंबारता को आपस में जोड़ना, इस बारंबारता को आपस में जोड़, 6 में 20 जोड़ दिया, 26 में 44 जोड़ दिया, 70 में 26 जोड़ दिया, 96, 99 और 99 में जोड़ दिया 100। मैंने क्या कहा था कि हमारी जो लास्ट टोटल आती है CF में, जो लास्ट नंबर आता है हमारा वो हो जाएगा n। इसका मतलब n तो हमारा कितना हो गया 100, फॉर्मूले में आता है n/2, तो यहां से तो n तो हो जाएगा 100, मतलब संचय बारंबारता जो CF है उसकी जो लास्ट नंबर में जो लास्ट आता है टोटल वो हो गया n, हो गया। अब n देखो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, यहां से देखो 6, 20, 44, 26, 3, 1 की सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 44। इसका मतलब हमारा बहुलक वर्ग कौन सा हो गया, 40 से 55 वर्ग, ये हो गया हमारा बहुलक वर्ग। इसकी निम्न सीमा कितनी है, 40, तो L की तो वैल्यू हो जाएगी 40, बारंबारता F की वैल्यू हो जाएगी 44। अब CF का मतलब क्या होता है, तो C का मतलब क्या होता है, देखो C का मतलब होता है जो संचय बारंबारता, जो बहुलक वर्ग की संचय बारंबारता थी उससे जस्ट पहले वाली बारंबारता, जो संचय बारंबारता है उससे जस्ट पहले वाली बारंबारता जो होगी संचय बारंबारता वो होगी C की वैल्यू, और H अपना वर्ग अंतराल। तो देखो L बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये बहुलक वर्ग इसकी निम्न सीमा कितनी है 40, तो L की वैल्यू होगी 40। उसके बाद मैं बात करूं n अपना कितना आया था 100, लेकिन फॉर्मूले में क्या है n/2, तो अपना n/2 कितना हो जाएगा 100/2, और 100 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 50। C का मतलब है उससे जस्ट पहले की संचय बारंबारता वो कितनी है 26। F का मतलब उस बहुलक वर्ग की बारंबारता वो कितनी है 44, और H का मतलब होता है वर्ग अंतराल, तो 10 और 25 के बीच में डिफरेंट कितना हो जाएगा 15 का, तो H की वैल्यू कितनी हो गई 15। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो फॉर्मूले में मान n प्लस, क्या फॉर्मूला था एक बार वापस लिख लेता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, n प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। कितनी L की वैल्यू हमारे पास, L की वैल्यू L हमारे पास है 40, प्लस n/2 की वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी 50, माइनस C की वैल्यू संचय बारंबारता से ठीक पहले वाली बारंबारता संचय बारंबारता वो कितनी है 26/F, बारंबारता कितनी है 44 इंटू 15, कितना हो जाएगी 40 प्लस। अब देखो 50 में से मैं 26 माइनस कर दूं, अगर मैं 50 में से 26 माइनस कर दूं तो कितना बच जाता है, देखो 0 में से 6 नहीं गया, 10 में से 6 गया, पीछे बच गया 4, यहाँ बच गया 4 में से 2 गया, पीछे बच गया 2/44 इंटू 15 हो गया अपना, कितना हो जाएगा 40 प्लस
कितना हो जाएगा 40 प्लस 40 में 44 का भाग दो, 40 को 44 से क्या करो आप डिवाइड करो, तो क्या आ जाएगा देखो, या फिर ऐसे करो, ये 2 के पहाड़ से कट रहा है 22 बार, ये 2 के पहाड़ से कट रहा है 12 बार, ये 2 के पहाड़ से कट रहा है 6 बार, ये 2 के पहाड़ से कट रहा है 11 बार। 40 प्लस 6 इंटू 15 बट्टा 11, 40 प्लस, अब देखो 15 को 6 से करना मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 5 का पहाड़ 6 बार बोला 30, हासिल के 3, 6 का पहाड़ 1 बार बोला 6 और 3 कितना हो गया 9, 90 बट्टा 11, 40 प्लस, अब देखो 11 को 90 से डिवाइड करना है, तो 11 का पहाड़ा 8 बार बोला 88, पीछे बच गया 2, नंबर आ गया 0 का पॉइंट, 11 का पहाड़ा 1 बार बोला 11, पीछे बच गया 9, कितना आ जाएगा 8.18, तो 40 प्लस 8.18 कितना हो जाएगा 48.18। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बंटन का जो हमारे पास माध्यिका होगी, इस बंटन की जो माध्यिका होगी वो कितनी होगी 48.18। ये तो था हमारा पहला टाइप का क्वेश्चन जो मैंने वीडियो में बताया था कि ज्यादा से ज्यादा स्कोरिंग कैसे करें या 1-2 दिन में पास कैसे हो आप, तो उसके लिए मैं पहला क्वेश्चन बताया था मैंने माध्यिक या बहुलक। मैंने कहा था कि यह इससे क्वेश्चन आता है 6 अंक का, जो अपने पास चैप्टर नंबर 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का सबसे लास्ट क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड के पेपर में आता है 30वां है। इसमें माध्य कंप्लीट बहुलक कंप्लीट। दूसरा टाइप का जो मैंने कहा था वो दूसरा टाइप का था हमारा, कौन सा क्वेश्चन था दूसरा जो भी 6 अंक का आता था वो था ग्राफ या आलेख, और हर साल पहले टाइप का ग्राफ आता 4.1 से, तो अपन पढ़ते हैं ग्राफ 6 अंक का क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं ग्राफ का। हाँ तो देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था ग्राफ या आलेख का, उसको भी मैंने कहा था कि वो भी 6 नंबर का क्वेश्चन आता है ग्राफ या आलेख। पहला कहा था माध्य बहुलक 6 अंक का क्वेश्चन, दूसरा था ग्राफ आलेख 6 नंबर का क्वेश्चन, ये भी 6 अंक का क्वेश्चन। आपकी राजस्थान बोर्ड के अंदर ये 6 अंक का क्वेश्चन आता है 10वीं क्लास की किताब के अंदर चैप्टर नंबर 4 4.1 का क्वेश्चन आता है हर साल, लगभग हर साल आपके। जैसे ग्राफ तो वैसे 2 टाइप के हैं, 4.2 में भी ग्राफ है, थोड़ा बहुत मैं 4.2 का ग्राफ ही आपको बता दूंगा, क्या पता पूछ रहे, लेकिन लगभग 99% चांस आपके ग्राफ 4.1 का ही चांस है, ठीक है। तो देखो अब इस क्वेश्चन की बात करूं मैं, ग्राफ का क्वेश्चन आपके सामने है, आपका क्वेश्चन कैसा दिया, क्वेश्चन को चेंज कर सकता, आपका तो लॉजिक क्लियर है होना चाहिए कि आपको ग्राफ बनाना कैसे है, क्वेश्चन कैसा भी दे दे, इक्वेशन कैसे भी दे दी आपके सामने, आपको ये देखना है कि आपको ग्राफ बनाना कैसे है। तो सबसे पहले तो देखो मैं बात करूं, ये तो है मेरे पास समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। मैं बात करूं समीकरण 1 की, तो समीकरण 1 से मैं बात करूं समीकरण 1 की, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कह रहा है 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। सबसे पहले आपको क्या करना, अचर पद को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेज दो, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y बराबर माइनस का 6 उधर गया प्लस का 6, माइनस का 6 उधर गया प्लस का 6। आपको क्या करना है यहां से, या तो आपको वैल्यू निकालनी है x की या वैल्यू निकालनी है आपको y की। यहां से आपको या तो x की वैल्यू निकालनी है या y की वैल्यू निकालनी है। मैं यहां से y की वैल्यू निकालता हूं, तो y बराबर 6, इस प्लस के 2x को मैं ट्रांसफर करता हूं राइट हैंड साइड में, तो ये प्लस का 2x जब उस साइड में जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 2x। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से मेरे पास y बराबर क्या आ गया 6 माइनस 2x। देखो 2x प्लस y बराबर था मेरा 6। अब मुझे यहां से y की वैल्यू निकालनी है, तो प्लस का 2x को मैंने उधर ट्रांसफर किया, तो प्लस का 2x उधर गया तो किसका हो गया माइनस का 2x। यानी मेरे पास y बराबर क्या आया 6 माइनस 2x, y बराबर क्या आया 6 माइनस 2x। अब मुझे क्या करना है, यहां से मुझे x की वैल्यू रखनी है। मैं यहां से x के मान रखूंगा तो मेरे पास मान किसके आएंगे y के मान, में यहां किसके रखूंगा x का मान रखूंगा, x के वैल्यू किसकी आएगी y की। तो ऐसे लगभग अपने को 2-3 मान रखने, या तो 2 मान रखने या 3 मान रखने। तो x की वैल्यू जैसे मान लो सपोज करो मैंने यहां से जो x की वैल्यू वो रख दी 0, मान ले तो x बराबर 0 रखने पर यहां पर x की वैल्यू रखूंगा, वैल्यू आएगी 0 की, या मैं x की वैल्यू रख दूं 2, 0 नहीं, आप 2, 1, 3 कुछ भी रख सकते हो। ऐसे वैल्यूज रखनी कि मान बट्ठा में नहीं आए, मतलब मान दशमलव में नहीं आए। तो देखो वैल्यू रख ली, मान जैसे मान लो मैंने x बराबर 2, तो x बराबर 2 रखने पर y क्या हो जाएगा, y बराबर 0 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो। मान रखने पे y की वैल्यू आएगी, देखो y बराबर 6 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह रख दिया मैंने 2, क्या आ गया y बराबर 6 माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 6 में से 4 घटा दिया 2,
इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारी x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी है हमारी 2। अब मैं y x की जगह रख दूं मान लो 4, x बराबर 4 रखने पर x की जगह क्या रख दूं 4, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बराबर 6 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह क्या रख रहा हूं मैं, कितना रख रहा हूं x की जगह, x की जगह रख रहा हूं 4, रख दो 4, कोई बात नहीं माइनस में आ जाएगी, तो क्या आ जाएगा 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 8। अब देखो 6 तो प्लस का, 8 माइनस का, इसका मतलब क्या हुआ 8 बड़ी संख्या, 8 क्या आ गया माइनस का निशान, निशान किसका आ जाएगा माइनस का, 8 में से 6 घटा दिया 2। मान रखो देखो 2, एक और रख लेते, चलो मैं x की जगह रख दूं माइनस का 1, रख दो माइनस की, माइनस की भी वैल्यू रख सकते हैं इसलिए मैंने एक माइनस की वैल्यू ले ली। x बराबर -1 रखने पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y बराबर 6 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह रख दिया -1, या वैल्यूज आप कुछ भी रखो, ऐसी वैल्यूज रखने की मान बट्टा में नहीं आए, बाकी आप वैल्यू कुछ भी रख सकते हो। तो y बराबर क्या आ जाएगा 6, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 6 और 2 कितना हो गया 8। तो देखो अपने पास एक सारणी बनेगी, एक सारणी बनेगी पहले इक्वेशन की। सारणी कैसे बनेगी, एक सारणी बनानी है अपने को ऐसी, देखो या x की या y की, मतलब देखो जब x की वैल्यू हमने रखी 2, जब हमने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 2। जब x का मान हमने 2 रखा तो y का मान भी आया 2। जब हमने x की वैल्यू रखी 4, x की जगह कितना रखा 4, जब x की जगह 4 रखा तो y की जगह हमारे पास क्या आया था -2। जब x की जगह वैल्यू रखी हमने -1 तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 8। ये पहली इक्वेशन की एक सारणी बन गई। ऐसे कैसे आपको सारणी बनानी है दूसरी इक्वेशन की, ऐसे कैसे आपको सारणी बनानी है इक्वेशन 2 की। इक्वेशन 2 क्या कह रहे हैं, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो देखो 4x माइनस 2y, सबसे पहले मैं अचर पद को ट्रांसफर कर देता हूं राइट हैंड साइड में, तो -4 जब उधर ट्रांसफर होगा तो किसका हो जाएगा +4। मुझे यहां से भी देखो, यहां से अगर मैंने y की वैल्यू निकाल दी, यहां भी आप क्या करो y की वैल्यू निकाल, यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास -2y बराबर 4। अब प्लस का 4x उधर गया कितना हो जाएगा -4x। एक काम करो यहां से देखो, इसमें भी 4 में भी 2 का भाग जा रहा है, 4 में भी 2 का भाग जा रहा है, 2 में भी 2 का भाग जा रहा है, आप यहां से माइनस का 2 कॉमन ले लो, बच जाएगा y। या फिर ऐसे देखो -2y बराबर, यहां से आप क्या करो माइनस का 2 कॉमन ले लो। अगर मैं माइनस का 2 कॉमन लूंगा तो ये देखो, ये कोष्टक के बाहर माइनस, अंदर का साइन चेंज, ये प्लस का क्या हो जाएगा -4 में 2 का भाग दिया 2, माइनस का क्या हो जाएगा +4 में 2 का भाग दिया 2x। ये -2 से -2 क्या हो गया कैंसिल आउट, बचे क्या मेरे पास y बराबर 2x माइनस, ये आ गई y की वैल्यू आ गई, बचा क्या मेरे पास y बराबर 2x माइनस 2, y बराबर आ गया हमारे पास 2x माइनस 2। अब वापस वही क्या करना है आपको, यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है, यहाँ पे मैं मान रखूंगा x के, तो वैल्यू किसकी आएगी y की। मान ला मैंने x बराबर रखा 0, x बराबर 0 रखने पर रखो आप x बराबर 0। अगर आप x बराबर 0 रखोगे यहां से, तो x बराबर 0 रखने पर y बराबर 2 इंटू एक्स की जगह क्या रख दिया मैंने 0 -2। अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0 -2 बराबर क्या हो जाएगा -2। y बराबर कुछ भी रख लो, देखो x बराबर 0 रखा, सॉरी अब x की जगह मैं क्या रख लेता हूं, x की जगह मान लो मैंने रख दिया 1, x बराबर प्लस का 1 रखने पर रखो प्लस का 1, तो y बराबर 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2, रखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 -2 आपस में कैंसिल हो गया, क्या हो गया 0। एक और वैल्यू रख दो, मान लो मैंने x की जगह रख दिया -1, x बराबर -1 रखने पर रखो -1 रखूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो y बराबर 2 इंटू -1 माइनस 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2 माइनस माइनस जोड़ेगा साइन आएगा माइनस का, तो कितना आ जाएगा -4। तो हमारे पास दूसरे समीकरण की सारणी बनेगी, देखो हमारे पास दूसरे समीकरण की सारणी ऐसे बनेगी, देखो दूसरे समीकरण की सारणी बनेगी हमारे पास x y,
एक्स वाई। देखो जब x की वैल्यू मैंने रखी 0, जब x की वैल्यू रखी 0 तो y की वैल्यू कितनी होगी -2। जब x की वैल्यू रखी मैंने 1 तो y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, देखो x की वैल्यू 1 रखी तब हमारे पास y की वैल्यू क्या आई थी 0। जब हमने x की वैल्यू रखी -1, जब x की वैल्यू रखी -1 तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी -4। दो सारणी बन गई, ये हमारी पहली सारणी है और ये हमारी क्या है दूसरी सारणी है। दो सारणी बन गई हमारे पास, पहली सारणी दूसरी सारणी। अब इन दोनों सारणी से मुझे ग्राफ बनाना है, इन दोनों सारणी से मुझे ग्राफ बनाना है। तो देखो सबसे पहले तो ग्राफ का परफॉर्मा समझो कि ग्राफ का परफॉर्मा कैसे होता है, कैसे होता है ग्राफ का परफॉर्मा। अब देखो सारणी बन गई, अब देखो ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये होता है ग्राफ का परफॉर्मा, ऐसे होता है ग्राफ। ये ग्राफ है मान लो, चार देखो ये जो एक्स होता है ये होता है एक्स अक्ष, और ये जो अक्ष होता है इसको मैं बोलूंगा वाई अक्ष। आपको समझ आएगी ग्राफ बनाना कैसे। देखो इस अक्ष को मैं कहूंगा एक्स अक्ष, इस अक्ष को मैं कहूंगा वाई अक्ष, एक्स एक्स डैश, इसको मैं कहूंगा वाई वाई डैश। जहां दोनों अक्ष आपस में कट रहे हैं, जहां दोनों अक्ष आपस में कट रहे हैं, देखो ये एक्स अक्ष है ये वाई अक्ष है, ये दोनों अक्ष आपस में यहां पे कट रहे हैं। तो जहां दोनों अक्ष आपस में कट रहे हैं उसको बोलते हैं अपन मूल बिंदु। जहां दोनों अक्ष आपस में कट रहे हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु, जिसको मैं ओ से लिखूंगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। इसलिए मैं इसको प्रदर्शित करूंगा ओ से, ओरिजिन पॉइंट ओ से शुरुआत हो रही है, इसका मतलब इसको मैं प्रदर्शित करूंगा ओ से, और जिसके निर्देशांक होते हैं 0,0। मतलब ये जो हमारा पॉइंट रहेगा ओ मूल बिंदु, इसके निर्देशांक होंगे 0,0। 0,0 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x और y दोनों के निर्देशांक 0 होंगे। इस बिंदु पे x और y दोनों का x बराबर 0 और y बराबर 0 दोनों यहाँ पर होंगे। यहाँ पर x का निर्देशांक भी 0 और y का निर्देशांक भी 0। x अक्ष को मैं कहूंगा क्षैतिज अक्ष, जो x अक्ष होता है उसको मैं कहूंगा क्षैतिज अक्ष, और जो y अक्ष होता है उसको मैं कहूंगा ऊर्ध्वाधर अक्ष। मतलब एक्स डैश की साइड में, मतलब जो अपना राइट हैंड है उसकी साइड में जो वैल्यू रखनी है वो रखनी है आपको प्लस की, और जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी साइड में वैल्यू रखनी है आपको माइनस की। आपको क्या करना, ऊपर की साइड में जो वाई एक्स का जो ऊपर की साइड है वह वैल्यू रखनी है आपको प्लस की, और नीचे की साइड में वैल्यू रखनी है माइनस की। ध्यान से देखो थोड़ा, ये ग्राफ का पूरा परफॉर्मा है कि ये जो हमारा होगा एक्स अक्ष, एक्स एक्स डैश, जिसको मैं क्षैतिज अक्ष कहूंगा। ये जो हमारा अक्ष होगा ये होगा वाई अक्ष, जिसको मैं ऊर्ध्वाधर एक्स कहूंगा, वाई वाई डैश। इस साइड में मतलब राइट हैंड की साइड में एक्स की जो वैल्यूज रखनी है एक्स अक्ष में वो रखने प्लस की, और इधर रखनी है माइनस की। ऊपर की साइड में वैल्यू रखनी है प्लस की, नीचे की साइड में वैल्यू रखनी है माइनस की। जहां दोनों अक्ष आपस में कटेंगे, जहां दोनों अक्ष आपस में कटेंगे वो होगा हमारा मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट ओ, उसके निर्देशांक हो गए 0,0, और 0,0 का मतलब होता है वहां पर एक्स और वाई दोनों के निर्देशांक क्या होंगे 0 होंगे। एक होता है पैमाना, देखो राइट हैंड साइड में इधर आपका आ जाएगा पैमाना, इस साइड में आपका आ जाएगा पैमाना। पैमाना एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों पे सेम रहेगा। अब पैमाना हम ग्राफ की दोनों सारणियों को देख के डिसाइड करेंगे कि अपने को पैमाना कैसा रखना है। अपन ग्राफ की दोनों सारणी जो हमारे पास दोनों इक्वेशन से आई वहां से अपन पैमाना रखेंगे। हमारा मैक्सिमम हम क्या आ रहा है यहाँ पर 8, तो पैमाना अपन क्या करेंगे, अपन रख देंगे एक्स अक्ष पर पैमाना, अपन पैमाना रख देंगे एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, और वाई अक्ष पर भी रख देंगे 1 खाना बराबर 1 इकाई भी कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, 1 खाना बराबर 1 यूनिट या 1 इकाई। ये हो जाएगा हमारा पैमाना हो जाएगा। अब देखो इस साइड में मान रखना है प्लस के, इस साइड में मान रखना है प्लस के, और इस साइड में माइनस के। तो देखो +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 और ऐसे +8। इस साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस साइड में +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8। इस साइड में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। मैक्सिमम नंबर 8 तक। अब देखो यहाँ पे जब x की वैल्यू है 2 तो y की वैल्यू कितनी है 2। जब x का मान 2 है
तो y का मान भी कितना है 2। अब x की +2 की वैल्यू कहाँ है यहाँ पर। जब x का मान प्लस का 2 है, आपको ऐसे अंकित करके उस पर गोला करना है। जब x का मान है 2 तो y का मान भी क्या है 2। y का मान है ये रहा, y का मान प्लस का 2। जब x का मान है 4 तो y का मान है -2। जब x का मान है 4, ये रहा 4, तो y की वैल्यू कितनी है -2। ये x का मान 4 और y का मान क्या होगा -2। एक मिनट सॉरी गया। जब x की वैल्यू है 2 तो y की वैल्यू भी कितनी है 2। जब x की वैल्यू है 2 तो y की वैल्यू भी है 2। यहाँ पे आ गए बिंदु। जब x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू -2, यहाँ पे आ गए बिंदु। जब x की वैल्यू -1, x -1 कहाँ है ये, तो y की वैल्यू कितनी है 8 प्लस क्या, ये रहा प्लस का 8। देख लो एक बार कैसे करना है ये का। जब देखो x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2, यहाँ पे आ गए बिंदु। जब x की वैल्यू 4, ये रहा 4, y की वैल्यू -2, बिंदु आ गए यहाँ पर। जब x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू कितनी 8, ये आ गए बिंदु। यहाँ से एक रेखा बना दो, बिल्कुल सीधी रेखा। देखो बोर्ड पे थोड़ी इधर उधर बन सकती है, लेकिन आपके ग्राफ पेपर पे एकदम बिल्कुल सीधी रेखा बनेगी। बोर्ड पे थोड़ा इधर उधर हो सकता है, जो हमने नाप के नहीं बनाया। एकदम आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए, ये बन गई। इसके ऊपर आपको क्या करना है, इक्वेशन लिख लेना है 2x + y - 6 = 0। ये तो बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन की। मैं बात करूं सेकंड इक्वेशन की। सेकंड इक्वेशन जब x की वैल्यू 0, मैंने पहले कहा था कि x और y दोनों निर्देशांक 0 मूल बिंदु पे, तो ये x = 0 तो y की वैल्यू -2 रहा ये। जब x की वैल्यू है 1, x की वैल्यू प्लस की 1 रही, ये रही प्लस की 1, तो y की वैल्यू क्या 0, y की वैल्यू 0 इसी लाइन पे रहेगी। तीसरा, जब x की वैल्यू -1, ये रही, तो y की वैल्यू भी -4, ये रही -4। ये एकदम, ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगी, एकदम स्ट्रेट लाइन। ये तो इसका मतलब क्या हुआ, जो अपने पास रेखाएं होगी वो प्रतिच्छेदी। देखो ये दोनों रेखाएं, समीकरण 1 और इस पे लिख दो समीकरण 2, 4x - 2y - 4 = 0। ये समीकरण फर्स्ट की लाइन है, ये समीकरण सेकंड की लाइन है। दोनों लाइन आपस में कट रही है। यहाँ पे दोनों लाइन आपस में क्या हो रही है, कट रही है, दोनों आपस में प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और पहले भी मैंने पहले कहा था, देखो यहाँ से देखो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। देखो a1/a2 बराबर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 क्या है। देखो a1/a2 2/4, b1/b2 1/-2, c1/2 -6/-4। ये कट के कितना हो जाएगा 3/2। ये कट के कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 -1/2 और 3/2। ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, तीनों आपस में बराबर नहीं है। और अपना समीकरण होता है a1/a2 बराबर नहीं है अगर b1/b2 के, तो इसका मतलब रेखा कैसी होती है, प्रतिच्छेदी। अपने कहा था कि अगर a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो इस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ बनेगा, जो रेखा होगी वो होगी प्रतिच्छेदी रेखा है। और अपनी कंडीशन है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसका मतलब प्रतिच्छेदी रेखा है। और देख लो ये दोनों ग्राफ के अंदर रेखा आपस में क्या हो रही है, कट रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेखा कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। ये राजस्थान बोर्ड के अंदर आपके 6 अंक का क्वेश्चन होता है। ये पूरा आपको करना पड़ता है। पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके ऐसे एक सारणी बनानी है, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके सारणी बनानी है, और तीसरा आपको पूरा ग्राफ बनाना है, या पैमाना लिखना है, मूल बिंदु लिखना है, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, क्षैतिज अक्ष, ऊर्ध्वाधर अक्ष, और पूरा ऐसे ग्राफ बनाना है। ठीक है। और हमने कहा था कि a1/a2 अगर बराबर नहीं होता है b1/b2 के, तो इस कंडीशन में ग्राफ प्रतिच्छेदी, मतलब दोनों रेखा एक दूसरे को आपस में क्या करेगी, काटेगी। तो अपने तीसरा जो क्वेश्चन पढ़ा था, जो तीसरा क्वेश्चन हमने क्या था, तीसरे क्वेश्चन में बात की थी 4 अंक की। वो क्वेश्चन था सड़क सुरक्षा। क्या था, सड़क सुरक्षा। तो उसमें नॉर्मल आपको सड़क सुरक्षा का क्वेश्चन बता देता हूँ। इसमें नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं कि भाई आपको सड़क पे शराब पी के गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए, या आपको सड़क पे बाइक चलाते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, या फिर 1-2 सिंपल पीयूसी का। और एक इंपॉर्टेंट मैंने पहले कहा था कि पीयूसी का पूरा नाम पूछते हैं आपको कि पीयूसी क्या है, इस पीयूसी का पूरा क्या नाम है, हर बार 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। और एक सीसीटीवी का पूरा नाम। तो ठीक है। हाँ, तो अपना जो तीसरा जो मैंने बताई थी टॉपिक, वो बताया था मैंने सड़क सुरक्षा से। जो अपनी लास्ट प्रश्नावली है, बुक की लास्ट प्रश्नावली सड़क सुरक्षा, 19वीं प्रश्नावली लास्ट। ये चैप्टर जो है वो है 4 अंक। और इसमें मैंने पहले कहा था कि इसमें
एक एक अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे, एक एक अंक के आपके क्वेश्चन आ जाएंगे 2 और एक क्वेश्चन आ जाएगा 2 अंक का, या हो सकता है कि दोनों क्वेश्चन 2 अंक के आ जाए, या तो 2 क्वेश्चन आ जाएंगे या 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, मतलब टोटल मिलकर आपका 4 अंक आएगा। इसमें एक बहुत ही मतलब लगभग फिक्स क्वेश्चन जो होता है, कई बार हर साल एक बार क्वेश्चन आता है पीयूसी। ये आता है कि पीयूसी का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है पीयूसी की। तो आपको देखो पीयूसी का जो पूरा नाम है पीयूसी, उसका पूरा नाम है, पी का मतलब होता है पॉल्यूशन, यू का मतलब होता है अंडर, पॉल्यूशन अंडर, और सी का मतलब होता है कंट्रोल, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। हिंदी में मैं कहना चाहूँ तो प्रदूषण, पॉल्यूशन का मतलब प्रदूषण, कंट्रोल का मतलब नियंत्रक या नियंत्रण, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल, प्रदूषण नियंत्रण इकाई, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रक इकाई पीयूसी। उसके अलावा देखो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कि भाई सड़क पे चलते समय अपने को किन 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए, अपने को शराब पी के वाहन क्यों नहीं चलाने चाहिए, या कुछ ऐसे साइन आते हैं जो लगभग सबको पता है, ऐसे कुछ साइन दिए हुए होते हैं, ये साइन का मतलब क्या है, ये जो रेड लाइट पे जो साइन जो लगे हुए होता है उन साइन का मतलब क्या होता है। तो ये क्वेश्चन तो आप आराम से कर लोगे। पीयूसी का फुल फॉर्म आता है 1 नंबर का प्रदूषण नियंत्रण इकाई या पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। उसके अलावा 4-5 जो साइन होते हैं उन साइन के बारे में क्वेश्चन आता है, इस साइन का मतलब क्या होता है। देखो इस साइन का मतलब क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड में मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड में मुड़ना है, राइट हैंड साइड का मतलब आपको राइट हैंड साइड में मुड़ना है, ठीक है। तो ऐसे 4-5 साइन के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप सड़क पे बाइक चला रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, अपने को शराब पी के वाहन क्यों नहीं चले, तो ऐसे 4-5 क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन आप कर लोगे। अपने को ध्यान रखना पीयूसी का पूरा नाम पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। और जो अपना जो लास्ट टॉपिक था वो था प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, जो अपनी चैप्टर नंबर जो है वो 18 किताब के अंतर्गत, ये भी है 4 अंक का। और मैंने प्रायिकता में कहा था, मैंने प्रायिकता में क्या कहा था कि प्रायिकता में मैंने ये कहा था कि 3 प्रकार के क्वेश्चन अपने पास आते हैं। एक तो क्वेश्चन आता सिक्का का, एक आता अपना क्वेश्चन पासा का, और एक क्वेश्चन आता ताश का। मोस्टली हमारे पास 3 क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन आता सिक्का का, एक क्वेश्चन आता पासा का, और एक क्वेश्चन आता ताश का। देखो मैं इसका थोड़ा बेसिक बता देता हूँ प्रायिकता का, कि सिक्का, पासा और ताश इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद अपन क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखो सिक्का का जो क्वेश्चन आता है, देखो सिक्का जो होता है ना, सिक्का उसमें 2 प्रकार, एक तो होता है हेड और एक होता है टेल, एच और टी। सिक्का में एक तो होता है हेड और एक होता है टेल। मैं कहूँ चित्त और पट, हेड इसका मतलब होता है हेड और टी का मतलब होता है टेल। मैं कह सकता हूँ चित्त और पट, हिंदी में मैं कह सकता हूँ चित्त और पट। कई बार वो हेड और टेल ना लिख के चित्त और पट, जो क्वेश्चन है उसमें चित्त और पट का यूज होगा। तो सिक्का जो होता है उसमें हेड और टेल। इसमें कई बार क्वेश्चन बनता है कि एक सिक्के है, एक सिक्के को फेंकने पर उसकी क्या प्रायिकता होगी, या फिर एक सिक्के को फेंकने पर उसमें हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, एक सिक्के को फेंकने पर उसमें टेल आने की क्या प्रायिकता होगी। अभी क्वेश्चन करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो होता है पासा का। जो पासा होता है उसमें 6 नंबर होते हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6। एक पासा होता है, हमने लूडो देखा होगा ऐसे, इसमें 6 बिंदी होते हैं, 3 ऐसे 6 बिंदी, मतलब टोटल 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। पासा का भी क्वेश्चन आता है, एक पासे को फेंकने पर उसमें सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, एक पासे को फेंकने पर उसमें विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, सम अंक आने की प्रायिकता, विषम अंक, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पासा के अंदर बनते हैं। फिर क्वेश्चन बनता है ताश का। अब ताश के अंतर्गत क्या होता है, देखो ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। टोटल ताश जो होता है उसमें 52 पत्ते होते हैं। इसमें 4 अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं। देखो जो ताश होती है उसमें 4 अलग अलग प्रकार के पत्ते होते हैं, 13 सब में पत्ते होते हैं। तो एक ताश होती है उसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 13 पत्ते होते हैं, ठीक है। अब देखो अपन क्वेश्चन करते हैं सिक्के का, इधर क्वेश्चन करते हैं अपन पासा का, और इधर क्वेश्चन करते हैं अपन ताश का। ऐसे 4-5 में 3-3 4-4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, तो बता देता हूँ। देखो सबसे पहले क्वेश्चन सिक्का में ही आ गया कि एक सिक्के को फेंकने पर उसमें हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आपको प्रायिकता का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि होती क्या प्रायिकता। प्रायिकता प्रोबेबिलिटी PA बराबर, प्रायिकता बराबर अनुकूल संभावना बट्टा कुल संभावना, या अनुकूल घटनाएं बट्टा कुल घटनाएं, अनुकूल घटनाएं बट्टा कुल घटनाएं, अनुकूल संभावना बट्टा कुल घटनाएं, अनुकूल संभावना, अनुकूल घटनाएं बट्टा कुल घटनाएं। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है, प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता PA बार बराबर अनुकूल घटनाएं बट्टा कुल घटनाएं। अब क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि एक सिक्के को फेंकने पर, एक सिक्के को फेंकने पर उसमें हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को फेंकने पर हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता PA बराबर
अनुकूल घटनाएं बट्टा कुल घटनाएं। अब मैं एक सिक्के को फेंक रहा हूं, अनुकूल का मतलब इस क्वेश्चन में कहा कि भाई हेड ही आएगा, मैं सिक्के को फेंक रहा हूं उसमें हेड ही आएगा, तो इसका मतलब क्या, अनुकूल घटना कितनी होगी, एक। अब मैं सिक्के को फेंक रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पास हेड ही आए, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इसका मतलब हेड या टेल, कुल घटनाएं कितनी हो गई, दो। एक सिक्के को फेंकने पर उसमें चित्त हेड आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। यह क्वेश्चन आ गया अपना कि एक सिक्के को फेंकने पर उसमें टेल आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता क्या होगी, वही रहेगी पीए बराबर, मैं सिक्के को फेंक रहा हूं, एक सिक्के को फेंक रहा हूं उसमें पट आने की प्रायिकता, तो देखो टेल ही आएगा, अनुकूल घटना कितनी होगी, एक। अब जरूरी नहीं है टेल आए, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, कुल घटना कितनी होगी, 1/2। ऐसे सिक्के में। उसके बाद पासे में देखो क्वेश्चन, पासे में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखो पासे में क्या कह रहा है, पासे में टोटल नंबर होते हैं 6, पासे में अपने पास टोटल नंबर जो होते हैं वो पासे में होते हैं 6। अब क्वेश्चन ये आ गया कि एक पासे को फेंकने पर 4 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, एक पासे को फेंकने पर 4 अंक। अब देखो 1 से 6 में 4 अंक तो एक ही है मेरे पास, तो अनुकूल घटना कितनी होगी, 1 कुल घटनाएं, जरूरी नहीं है 1 2 4 6 में से कोई भी आ सकता है भाई, 1 2 3 4 5 6 कुल घटना मतलब कुछ भी आ सकता है, मैं पासे को फेंक रहा हूं 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है, इसका मतलब मेरे पास कुल घटनाएं कितनी होगी, 6 होगी। ऐसे पूछ ले कि एक पासे को फेंकने पर 2 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 6 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 5 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो सबकी प्रायिकता क्या रहेगी, एक पर्टिकुलर अंक के लिए रहेगी 1/6। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अब मुझे यह देखना है कि पासे में 4 से बड़ा अंक, अब देखो 4 से तो बड़ा नहीं, 4 के बराबर है, तो 4 को भी काउंट नहीं करना। 4 से बड़ा कौन कौन है, 5 और 6। अनुकूल घटना है, 4 से बड़ा कौन कौन हो गए, 5 और 6, तो कितने नंबर हो गए, 2। कुल घटनाएं वही वापस 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है मैं पासे को फेंकने पर, तो कुल घटनाएं कितनी होगी, 6। काट दो, कितना हो जाएगा, 2 के पार्ट से कट जाएगा एक बार, 2 के पार्ट से कट जाएगा 3 बार। क्वेश्चन आ गया कि एक पासे को फेंकने पर 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, एक पासे को फेंकने पर 3 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब 3 से छोटा कौन कौन है, मैं बात करूं 3 से छोटा नहीं बराबर है, तो 3 को भी काउंट नहीं करना, कौन है, 2 और 1, कितना हो जाएगा, 2/6। क्या हो जाएगा, 2 और 1 को काउंट किया, कितना हो गया, 2 कट के क्या हो गया, 1/3। क्वेश्चन आ गया कि एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो पासे में टोटल अंक कितना है, 6, 1 2 3 4 5 6। अब 1 से 6 तक सम अंक कौन से, सम का मतलब होता है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो सम अंक कौन सा है, 2 सम अंक है, 4 सम अंक है, 3 सम अंक है, तो टोटल अनुकूल घटना कितनी होगी कि 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो इसका मतलब कितना हो गया, 3 कुल घटना कितनी होगी, 6। यह कट के क्या हो गया, 1/2। वापस एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो टोटल नंबर 6, 1 2 3 4 5 6, एक पासे में टोटल नंबर कितने हो गए, 6 हो गए। अब 6 में देखो विषम अंक कौन सा है, 1 विषम अंक, 3 विषम अंक, 1 विषम अंक हो गए, 3 विषम अंक हो गए, 5 विषम अंक हो गया, तो टोटल अनुकूल घटना कितनी होगी मेरे पास, 3 कुल घटना कितनी होगी, 6 कट के कितनी होगी, 1/2। तो कई बार क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, एक पासे को फेंकने पर, 5 टाइप इस प्रकार का क्वेश्चन भी बनता है कि एक पासे को फेंकने पर उसमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो अभाज्य संख्या का मतलब समझाओ। अभाज्य संख्या का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जिसमें एक और खुद के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, या एक या खुद के अलावा और किसी भी संख्या से पूर्ण विभाजित नहीं होती है। तो 1 से 6 में अभाज्य संख्या कौन सी, देखो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6। अब 1 से 6 में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, मैंने पहले वीडियो में बताया था, एक ना तो अभाज्य संख्या ना संयुक्त संख्या, तो एक तो अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद अभाज्य संख्या 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है, 5। तो कुल अभाज्य संख्या कितनी हुई, 2 3 5। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अनुकूल घटनाएं कितनी होगी, देखो अनुकूल घटनाएं कितनी होगी, 3। अब कुल घटनाएं का मतलब 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो कुल घटनाएं कितनी होगी मेरे पास, 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रायिकता क्या होगी मेरे पास, ये बराबर 3/6 कट के क्या होगा, 1/, ये 3 के पार्ट से एक और कट गया, 3 के पार्ट से 2 बार कट गया, प्रायिकता क्या होगी, 1/2।
2। देखो सब में, देखो इसमें भी प्रायिकता 1/2, किसी में 1/2, किसी में 1/3। इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये हुआ कि प्रायिकता का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता। प्रायिकता का मान कभी भी 1 से अधिक नहीं हो सकता। जो प्रायिकता होती है ना, उसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में रहेगी। 0 और 1 के बीच में रहेगी प्रायिकता की वैल्यू हमेशा। कभी भी प्रायिकता का जो मान है वो 1 से अधिक नहीं हो सकता। प्रायिकता की जो लिमिट है, जो वैल्यूज है, वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी। और उसके बाद में बात करूं ताश की। देखो, और प्रायिकता से मतलब 5 से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अपना तो लॉजिक क्लियर कि 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 6 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, विषम अंक, सम अंक, अभाज्य संख्या, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन 5 के अंदर बनते हैं। अब मैं बात करता हूँ ताश की। देखो ताश में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ताश में आपके पास ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो देखो, ताश में अपने को पता होना चाहिए कि टोटल 52 पत्ते होते हैं। 13 ऐसे 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, ठीक है। अब देखो ऐसे आ गया कि एक ताश के अंदर, देखो क्वेश्चन भी इसके अंतर्गत कि लाल रंग का गुलाम अंग आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। किताब का क्वेश्चन है कि एक ताश के अंतर्गत लाल रंग का गुलाम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का गुलाम। अब देखो, लाल रंग का गुलाम तो एक ही होता है। 13 में से लाल रंग का गुलाम कितना होता है? 1। गुलाम एक ही होता है, तो इसका मतलब अनुकूल घटना कितनी होगी? 1। अब देखो, लाल रंग के पत्ते कितने हैं? 52 में से लाल रंग के पत्ते कितने मेरे पास? 13। प्रायिकता कितनी होगी? 1/13। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का पत्ता आने की क्या प्रायिकता होगी? लाल रंग का पत्ता आने की क्या प्रायिकता? अब लाल रंग के पत्ते देखो, टोटल लाल रंग के पत्ते देखो, इसमें क्या कर रहा है? 13 और 13 टोटल 26 लाल रंग के काउंट कर रहा है। 13 तो लाल के और 13 ईंट के भी काउंट कर रहा है। तो टोटल लाल के पत्ते कितने मेरे पास? 26 अनुकूल, और कुल घटना कितनी है? 52। ये कट के 1/2 हो जाए। तीसरा क्वेश्चन अपना पान का इक्का। तीसरा क्वेश्चन है कि पान का इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखो, इक्का एक ही होता है। देखो 13 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, तो इसमें एक इक्का, इसमें भी एक इक्का, इसमें भी एक इक्का, इसमें भी एक इक्का। तो पान का इक्का तो एक ही होता है 13 में से, तो कितना हो गया? 1, और कुल पत्ते कितने हो गए? 52। तो इसका मतलब कितना हो गया? पान का, ये पूरे ताश की बात कर रहा है 52 में से, तो ये कितना हो जाएगा? 1/52। ईंट की बेगम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि ईंट की बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी? ईंट की बेगम एक ही होती है, चाहे मैं बेगम की बात करूं, चाहे गुलाम की बात करूं, या बादशाह की बात करूं, या इक्का की बात करूं, सब 13 में से एक जो 13 पत्ता होता है उसमें एक तो होता है इक्का, एक गुलाम, एक बादशाह और एक बेगम। ऐसे तो इस 13 में भी एक वही सेम सिस्टम रहेगा, एक एक एक, एक। तो अब देखो, ईंट की बेगम कितनी है? 1, और टोटल पत्ते कितने हो गए ईंट के? 13। तो कितनी हो जाएगी? 1/13। अब हुकुम का पत्ता, वही हुकुम का पत्ता टोटल कितने है? 13। हुकुम के पत्ते टोटल कितने? 13, और कुल पत्ते कितने हैं? 52। 13/52 मतलब 1/4। आपको ये ध्यान रखना है कि अपने पास 4 प्रकार के पत्ते होंगे। लाल रंग का पत्ता, ईंट का पत्ता, हुकुम का पत्ता और कड़ी का पत्ता। ऐसे मिलकर 13 + 13 + 13 + 13 आपके पास टोटल कितने? 52 पत्ते होंगे। एक 13 जो पत्ते होता है ना, उसमें एक रहेगा मेरे पास गुलाम, एक रहेगा मेरे पास बेगम, एक रहेगा मेरे पास बादशाह, और एक रहेगा मेरे पास हुकुम का पत्ता या इक्का। ये 4 पत्ते, ठीक है। तो ये थी अपनी प्रायिकता, ठीक है। अब तो ये था। अब प्रायिकता में छोटा सा क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन और बनता है। 1 नंबर का जो हर साल कई बार पूछ लेते हैं कि एक होता PA + PA बार बराबर 1। PA + PA बार बराबर 1। अब देखो, PA का मतलब क्या है? PA का मतलब हुआ कि घटना एक के घटित होने की प्रायिकता। घटना एक के घटित होने की प्रायिकता। और PA बार का मतलब है घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि घटना घटित हो रही है और घटना घटित नहीं हो रही है, उन दोनों का जो टोटल होगा वो कितना होगा? 1 होगा। मतलब PA + PA बार बराबर 1। यहां से आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कई बार। आपको क्या करेगा? क्वेश्चन के अंदर PA दे देगा कि PA बराबर अगर 0.30 है तो PA बार क्या होगा? मतलब PA का मतलब घटना घटित हो रही है, उसकी वैल्यू आपके पास 0.30 है, तो PA बार क्या होगा? तो आपको क्वेश्चन करना है कौन से फॉर्मूले से? PA + PA बार बराबर 1। PA दिया हुआ मुझे कितना? 0.30 प्लस PA बार मुझे क्या करना है? ज्ञात करना बराबर 1। अब देखो, जो ज्ञात करना उसको यहां रखो, बाकी सब उधर भेज दो। तो PA बार बराबर क्या हो जाएगा? 1 - ये प्लस का उधर जाएगा तो
माइनस 0.30, कितना आ जाएगा 0.70। मतलब वो पी ए की कुछ भी वैल्यू, जरूरी नहीं आप वो पी ए बार की वैल्यू दे दे कि पी ए बार बराबर आपके पास 0.26 है, तो आपका पी ए कितना होगा, फॉर्मूला वही रहेगा अपना, क्या कौन सा, पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1। तो देखो पी ए तो मुझे याद करना है, पी ए बराबर प्लस पी ए बार कितना है 0.26 बराबर 1, पी ए बराबर 1 माइनस 0.26 कितना आ जाएगा 0.74। तो ऐसे कुछ भी पी ए बार की वैल्यू दे, पी ए की वैल्यू दे के पी ए बार पूछ ले, या पी ए बार की वैल्यू दे के पी ए का मान पूछ ले, तो अपन याद कर सकते हैं। अब देखिए, अब उसके बाद ये तो आपने कि पासिंग मार्क्स, जिनको पास होना है वो, उसके अलावा जिसको स्कोरिंग करना थोड़ा सा कि भाई मुझे मैथ्स में अच्छा नंबर लाना है, थोड़ा अच्छा स्कोर करना है, तो उसके देखो ये तो पढ़ना ही आपको, माध्य माध्यक बहुलक, प्रायिकता, सड़क सुरक्षा, ग्राफ आलेख। उसके अलावा देखो एक टॉपिक है अपने पास, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में 3 विधियां मैंने बता दिया था। द्विघात समीकरण में अपने 3 प्रकार की विधियां थी, गुणनखंड विधि जिसमें अपन टुकड़े करके सॉल्व करते हैं, दूसरी अपनी श्रीधराचार्य द्वारा अपन द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला बताया था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये था अपना क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो एक्स स्क्वायर है उसके गुणा में कितनी संख्या है, बी एक्स का गुणांक था, और सी क्या था, अचर पद। सी क्या था, अचर पद का मतलब जिसके साथ में एक्स वाई कुछ भी नहीं होते, ओनली एक संख्या। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक, मतलब तीसरे टाइप का जो था वो था पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में मैंने कहा था आपको उस पूर्ण वर्ग विधि में 3-4 सिस्टम करने होते हैं। सबसे पहले क्या, एक्स स्क्वायर के गुणांक को 1 बनाना होता है। सबसे पहले काम क्या करते हैं अपन पूर्ण वर्ग विधि में, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बताते हैं, 1 बनाते हैं। उसके बाद दूसरा काम अपन क्या करते हैं, अचर पद का लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं। तीसरा काम क्या कर रहे हैं अपन, जो भी एक्स का गुणांक है उसका आधा कर दो, एक्स के गुणांक का क्या कर दो, आधा, और फिर आधे का वर्ग क्या करो आप, दोनों तरफ जोड़ दो। ये अपन कर रहे थे पूर्ण वर्ग विधि में। उसके अलावा देखो एक क्वेश्चन आता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब √3 की जगह आपको देते √5 अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है, √9 अपरिमेय संख्या है। एक बात फिक्स है, यहाँ जो रूट के अंदर संख्या होगी वो अभाज्य संख्या होगी, वो आपको अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है। तो ये एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ ले। उसके अलावा जो एक 9th प्रश्नावली, जो बहुत इजी प्रश्नावली है, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको 9th प्रश्नावली भी पढ़नी है। इसमें एक फॉर्मूला होता है अंत विभाजन और बाह्य विभाजन। अंत विभाजन का फॉर्मूला रहेगा x बराबर m1x2 प्लस m2x1 बट्टा m1 प्लस m2। y का निर्देशांक है तो यहाँ y आ जाएगा m1y2 प्लस m2y1 बट्टा m1 प्लस m2। ये तो था अंत विभाजन। जब अंत विभाजन की बात होगी तो साइन आएगा प्लस का, और जब बाह्य विभाजन की बात होगी तो साइन आएगा माइनस का। वही फॉर्मूला रहेगा x बराबर m1x2 माइनस m2x1 बट्टा m1 माइनस m2। उसके अलावा आपको 11वीं प्रश्नावली में थेस प्रमेय पढ़ना है। पता है थेस प्रमेय क्या होती है, थेस प्रमेय AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। इसके आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। AD बट्टा DB दे दे, AE की वैल्यू पूछ ले, इन चारों में से कोई भी एक अननोन रहेगा उनकी वैल्यू आपके पूछ ले। थेस प्रमेय AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है आपको जो इंपोर्टेंट, वो आपको क्या करना है, पढ़ने हैं, अगर ज्यादा स्कोरिंग करना है तो, ठीक है। तो हाँ, तो मतलब ये तो आपको करना ही है। उसके अलावा अगर आपको और ज्यादा स्कोरिंग करना है, या फिर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, या फिर कोई आपको थोड़ा बहुत भी डाउटफुल लगता है, थोड़ा बहुत भी इतने पूरे वीडियो में कि भाई सर ये डाउट है, इस क्वेश्चन को कैसे करूँ, थोड़ा बहुत भी डाउट लगता है, तो सबसे पहले तो आप मुझे व्हाट्सएप करें। जो व्हाट्सएप नंबर है, ओनली व्हाट्सएप नंबर, उस पर व्हाट्सएप करें 7742499690। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके ये बताएं, इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप करके कोई भी जो डाउट है आपकी, कोई भी प्रॉब्लम है इस पूरे में वीडियो में जो आपकी प्रॉब्लम है, उस पे इस नंबर पे आप तो व्हाट्सएप करें। उसके अलावा जो भी आपको समझ में नहीं आया, जो आपको डाउट लगे कि सर इसको कैसे पढ़ना है, इसको कैसे सॉल्व करना है, तो आप मुझे मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं।
अगर आपको इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, जहाँ भी जिस टॉपिक में डाउट है, तो आप मुझे मेरे यूट्यूब वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में जाके जब आप वीडियो देखेंगे उस पर कमेंट बॉक्स का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट करके ये बताएं कि इस टॉपिक में मुझे प्रॉब्लम है। उसके अलावा अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सब्सक्राइब के साथ साथ आपको सब्सक्राइब के जस्ट पास में एक बेल आइकन का साइन आता है, घंटी दबा दें, ताकि हमारा कोई भी वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। तो बेल आइकन जरूर दबाएं और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।